हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट वाज जो हमने एक्चुअली में लास्ट लेक्चर में ही अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सेल्यूलर प्रोसेसेस। और आज का लेक्चर थोड़ा सिंपल होने वाला है, पहले ही बता रही हूँ सिंपल लेक्चर है। लेकिन ये लेक्चर अगर आप सिंपल सोचकर इग्नोर करने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे तूफान के आने से पहले एक शांति होती ना, आज का वो लेक्चर वैसे ही प्रूव करेगा। अगर आज का लेक्चर समझ में नहीं आया तो आगे का जो भी कुछ भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी लेक्चर पर बेस्ड है, सो यू डोंट हैव आ चांस टू मिस आउट। इसका मतलब क्या डिस्कस करने वाली हूं मैं आज आपके साथ में। बहुत टाइम से मैं बोल रही हूं आपको कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवेज, इनफैक्ट एंजाइम्स के टॉपिक में भी हमने ये मेटाबॉलिक पाथवेज या फिर मेटाबॉलिज्म बार बार यूज किया है। शायद अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि ये मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। अब इसको समझने के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वापस से एंजाइम्स के चैप्टर में ही, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि ये एंजाइम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नॉट ओनली इन योर नीट और 12th बोर्ड एग्जाम्स, but it is there and same thing is there within the GATE exams also, so do be very particular about this topic। अब देखो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होंगे, these are the series of reactions। रिएक्शंस ऐसे नहीं लिखते हैं, मेरे को छूट है ऐसे लिखने की, आपके पास नहीं है तो आप पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। क्या है मेटाबॉलिक पाथवेज, दे आर द सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एंजाइम्स भी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दे जस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, राइट। So these are the series of reactions that are catalyzed by enzymes। अब एंजाइम्स या सीरीज ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे एंजाइम्स की वजह से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए ये भी हम देख चुके हैं। हमें चाहिए होती है एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, डिपेंड करता है सोर्स कौन सा है। प्लांट्स है तो ऑटोट्रॉफिक सोर्स होगा, दैट मींस दे कैप्चर द फोटोसिंथेसिस बाय मींस ऑफ दे कैप्चर द सनलाइट बाय मींस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर वही ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे या फिर कीमोट्रॉफ्स हो जाएंगे, तो अगेन सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफ्स में जो प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज करी कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में, वो हम कंज्यूम करेंगे और उस फूड से एनर्जी लेंगे। अगर ऑर्गेनिज्म हमारा कीमोट्रॉफ है तो केमिकल से एनर्जी लेगा, लेकिन एनर्जी सभी को चाहिए। इसी एनर्जी के प्रोसेस में दो और कॉम्प्लेक्स टर्म्स मैंने आपके साथ लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस करी हैं, एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस। इनकी कपलिंग चलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए ये जो हमारी एंजाइम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस के कपल के थ्रू ही क्या जनरेट होगी हमारी एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और ये एटीपी एक्चुअली में क्या है, न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है। 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं अलोंग विद द बेसिक बैकबोन दैट इज द शुगर एंड दी वेरियस अदर थिंग्स, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, वो सब हम अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारी रिएक्शंस को मिलाकर अगर आप सारे को एक साथ में कंसिडर करेंगे, जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आर ऑल टर्म्ड एज दी मेटाबॉलिक पाथवेज। और ऐसे ही बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज मैं आपके साथ में आगे के सेशंस में डिस्कस करने वाली हूँ। अगेन दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द नीट और 12th बोर्ड और 11th क्लास एग्जाम्स, बट दे आर ऑल्सो देयर विद इन दी हायर स्टडीज। इसीलिए आपको फिर से ध्यान देना है, चीजों को रिलेट करना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर रिलेट नहीं करोगे यू विल बी एट अ वर्ज ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम, नो वन कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोर्ड से सब कुछ रिलेट करके पढ़ाती हूँ, सो दैट you have that particular concept in your mind। अब ये सब तो हम पहले पढ़ चुके, तो इस लेक्चर में नया क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, कुछ तो नया होना चाहिए ना, रिवीजन लेक्चर तो नहीं है। तो नया है एक्चुअली में मेटाबॉलिक पाथवेज का क्लासिफिकेशन।
ठीक है। सिर्फ मेटाबॉलिक पाथवेज एनर्जी को जनरेट नहीं करते, हमने देखा कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। और हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी होती है और ब्रेकडाउन भी होती है। सिंथेसिस कैसे होती है वो मैं आपको पहले के लेक्चर में, जब हमने अपना याद कीजिए बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था, तब हमने सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, है ना। वो भी सब मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर ही आते हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है, बस अगेन अ फैंसी टर्मिनोलॉजी फॉर व्हाट, इन ऑर्डर टू डिनोट दी complex chemical reactions that are involved within our body in order to do what, in order to make the life sustainable। अब मेटाबॉलिक पाथवेज को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे? क्लासिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका, सिंपल इसलिए क्योंकि अगेन उसके नाम में लिखा हुआ है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज, ठीक। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस, वही छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस आगे जाके क्रिएट करता है, क्योंकि एक में हो रही है सिंथेसिस, दूसरे में हो रहा है ब्रेकडाउन। जब सिंथेसिस होगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी, जब ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसी को आपने जब एनर्जी के टर्म्स में लिखा था तो हमने एंडरगोनिक और एक्सागोनिक प्रोसेस बोला था। नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है, एनर्जी का कंजम्पशन और रिलीज वहां पर भी हो रहा है, लेकिन तब हमने उस प्रोसेस को एनर्जी के टर्म्स में देखा। यहां पर हम उस प्रोसेस को मेटाबॉलिक पाथवे इसलिए टर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें वो सब्सट्रैक्ट और उस प्रोडक्ट से मतलब है, अब एनर्जी से मतलब नहीं है। ऑब्वियसली उन पर्टिकुलर पाथवेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या रिलीज हो रही है हमें देखने को मिलेगा, बट व्हाट वी आर वरीड अबाउट द पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट दैट इज गेटिंग इनटू द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मिंग इन द रिएक्शन, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक अलग पाथवे के लिए इंटरमीडिएट भी काम कर सकता है। तो इसीलिए अगेन हमें रिलेट करना आना चाहिए चीजों का। अब एनाबॉलिक पाथवेज को अगर मैं एक सिंपल से फ्लो चार्ट में आपको बताऊं क्या होता है, तो एनर्जी अलोंग विद दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर मैं लिखूं तो बनेंगे हमारे क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल में सबसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल जो आसानी से समझ में आएगा वो क्या है, हमारे अमीनो एसिड्स, है ना। ये अगेन अमीनो एसिड्स मेरे को लिखने की लिबर्टी है, आपके पास नहीं है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अमीनो एसिड्स हो गए हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दैट विल बी आवर मैक्रो मॉलिक्यूल। इनफैक्ट दैट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये हमने देखा है ना। आप सबको याद होगा मैंने आपको अमीनो एसिड से कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो दिखाया है, और अगर और डिटेल में जाना है उसके लिए भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर जेनेटिक्स, जिसमें आप ये डिटेल में पढ़ेंगे कैसे अमीनो एसिड से हमारा पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। For that, you know what you have to do. Instructions are there already on the channel. Genetics again an important chapter in order to deal with whatever minute things are left here. राइट। अब उसके बाद कैटाबॉलिक पाथवेज इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन उल्टा आप डायरेक्टली सिर्फ ये एरो बना के नहीं लिख सकते, उसके लिए लिखने का अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, कैटाबॉलिक में what is getting consumed is in the form of a fuel, because fuel is that particular scientific term that is used to get the energy। आपके जितने भी व्हीकल्स हैं सब में आप फ्यूल यूज करते हैं in order to derive the energy and your vehicle move। Similarly in the catabolic pathway मैक्रोमोलिक्यूल नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा, फ्यूल टूटेगा, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल जरूरी नहीं है टूट के आपको एनर्जी दे पाए। फ्यूल जब भी ब्रेक डाउन होगा इट विल प्रोवाइड यू द एनर्जी, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि फ्यूल कुछ भी हो सकता है, हमारा सबसे फेवरेट तो हमारी बॉडी का फ्यूल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में ऐसा होता है। ये है आपके लिए इस लेक्चर का होमवर्क। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है अलग फॉर्म में स्टोर रहता है, एनिमल्स में अलग फॉर्म में स्टोर रहता है, क्योंकि दोनों की मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। यही है होमवर्क, कौन सी स्टोरेज रहती है दोनों में, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म रहता है और क्यों रहता है। कौन सा रहता है मुझे पता है, आप अच्छे से बता पाएंगे अगर आपने चैनल को रेगुलरली विजिट किया है तो, लेकिन क्यों रहता है वो आपको ढूंढना है। आंसर चैनल की वीडियोस में ही मिलेगा, बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे बता पाओ। उसके अलावा प्रोटीन्स भी रहते हैं, ऑब्वियसली फैट्स भी रहते हैं। फैट्स कब रहते हैं, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट अगर अवेलेबल है तो सबसे पहला जो जाएगा घूमते हुए हमें फ्यूल देने के लिए वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन अगर फास्टिंग की कंडीशन है तो कौन जाएगा, फिर फैट्स जाएंगे। प्रोटीन्स बाद में जाते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर लगता है फैट का। इसका भी कॉन्सेप्ट आपके डेली रूटीन से ही रिलेटेड है। आ जाए समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी।
ठीक है। अब क्या बनेगा, ये कैटाबॉलिज्म होगा। यहाँ पर आपको एनाबॉलिज्म भी लिखना चाहिए, लिख दो, लिखना चाहिए। तो कैटाबॉलिज्म से क्या मिलेगा हमें, हमारा जब फ्यूल टूटता है तो सबसे आसान या सबसे फेवरेट प्रोडक्ट अगेन जो सेल का बनता है दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट दैट द कैटाबॉलिक पाथवेज डील विद। उसके साथ में क्या बनेगी, हमारी एनर्जी तो बनेगी बनेगी। यही है मेन डिफरेंस, यहाँ पर एनर्जी बन रही है, यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। इन्हीं दोनों प्रोसेसेस की बैलेंसिंग से हमारी लाइफ चलती है। कभी कभी जब हम कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो हमें पता है हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यहां से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप सबके लिए, अब जो चीजें आने वाली हैं, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, देखो सेलुलर प्रोसेस सबसे पहले हमने सेल पढ़ा था, है ना। रिलेट नहीं कर पाते आप, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि दिख नहीं रहा। उसके बाद हमने पढ़ा अपना मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगेन हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन हम अगेन रिलेट नहीं कर पाते। हमें थोड़ी पता था पहले कि अमीनो एसिड जो इतने छोटे से ग्लाइसिन है, एलानिन है, वो सब ऐसा दिखता है, ठीक है। रिलेट नहीं कर पाया आपने, अनलेस एंड अनटिल यू गो एट योर हायर स्टैंडर्ड्स एंड स्टडी दोस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। उसके बाद हमने देखा अपना एंजाइम्स के बारे में, अगेन एंजाइम्स के नाम पढ़ लिए, फंक्शनिंग पढ़ लिए, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं हम, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है या फिर और ज्यादा टेक्निक की जरूरत है उसको स्टडी करने के लिए। लेकिन यहां से अब जो पाथवेज आपको मिलने वाले हैं आप उनको रिलेट कर पाएंगे कैसे। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, ये फ्यूल वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला। सोचो जरा, जब अभी तो खैर स्कूल्स वगैरह सब बंद है और कोई वर्कआउट ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जब आप वर्कआउट ज्यादा करते हैं और एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, तो द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू प्रेफर इज द ग्लूकोज और ग्लूकॉन डी। क्या लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसका कैटाबॉलिज्म होगा और हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या, बहुत सारी एनर्जी। वही चाहिए ना हमारी बॉडी को, उसके अलावा नहीं चाहिए, है ना। आप जब बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है तो ऐसा तो नहीं है कि पकौड़े खाओगे, ग्लूकोज ही पियोगे ना सबसे पहले, तो दैट इज द फोरमोस्ट थिंग दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। उसके बाद आएंगे ये फैट्स जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। अब देखो इससे एक और अच्छा पॉइंट, थोड़े दिन पहले मैंने लाइव क्लास में भी ये पॉइंट बताया था, फैट्स वाला पॉइंट स्पेशली बहुत बार बोला जाता है, स्पेशली ये जो अभी टाइम निकल के जा रहा है हम सबके साथ में, बहुत सारे वर्कआउट नहीं हो रहा है कुछ भी ज्यादा जितना हम पहले किया करते थे, बट we are eating enough food, that is why our balanced diet और our health has gone। क्योंकि हमने जितना भी एनर्जी को कंज्यूम किया, जितना भी फूड को कंज्यूम किया, उतना ड्रेन नहीं हो रहा, एक्सेसिव फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। क्योंकि जब भी फास्टिंग की कंडीशन आएगी तो ये फैट ही रिलीज या फिर फैट ही यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। तो ये हुआ कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे हम अब इन मेटाबॉलिक पाथवेज को आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेट भी करने वाले हैं। और रिलेट आपको करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, क्योंकि अगर रिलेट नहीं किया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो आगे के उससे जो रिलेट होते हुए पाथवे होंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे। अब ये तो हो गया कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज। लेकिन क्या सिर्फ दो ही ऐसे हैं? बायोलॉजी सिर्फ दो चीजों पे कंसिडर नहीं करती, एक बीच का रास्ता भी है। बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली एक बीच का रास्ता भी देती है। तो वो बीच का रास्ता क्या है यहाँ पर? एम्फीबॉलिक पाथवेज, अगेन अ फैंसी नेम टू स्टडी बट मीनिंग इज सिंपल। एम्फी का मतलब हम सबको पता होता है क्या है। इफ एट ऑल यू आर डीलिंग विद द बायोलॉजी और बायोटेक फ्रॉम योर 9th और 10th सब डील कर रहे होते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, तो बॉलिक का मतलब वही सेम पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे डुअल पाथवे, मतलब कभी कभी एनाबॉलिक पाथवेज भी शो करते, मेटाबॉलिज्म भी शो कर सकते हैं, कभी कभी कैटाबॉलिक भी शो कर सकते हैं। किस पर डिपेंड करेगा? बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब मैं पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि कैसे है वो। ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, नाम याद कर लो। मैम ने सिट्रिक एसिड साइकिल बोला था एम्फीबॉलिक पाथवे में कैसे एम्फीबॉलिक मेटाबॉलिज्म शो करती है, वो जब आप पूरी साइकिल देखेंगे तब पता चलेगा। सिर्फ साइकिल नहीं पढ़ने वाले हैं हम, बहुत सारे पाथवेज क्योंकि आने वाले हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने वाली है, इसीलिए उन साइकिल के साथ साथ में आपको आपकी फेवरेट चीज मिलेगी जो होगा उन टॉपिक्स को लर्न करने का तरीका। क्योंकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट यू वांट, कैसे हमें वो पाथवेज याद हो जाए, एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसीलिए सारे पाथवेज के एंड में आपको उसका याद करने का तरीका मिलेगा। अब जरूरी नहीं है वो एंड में मिले कि आप स्किप कर जाओ वीडियो, कभी भी मिल सकता है,
पूरी वीडियो के बीच में, ठीक है। तो यू हैव टू स्टिक टू द लेक्चर्स कंप्लीटली इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड। रेस्ट अब हम नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट लेक्चर से सिर्फ मेटाबॉलिक पाथवेज पर ही पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सारा बेस बता दिया। इस लेक्चर में जो भी बताया है अब मैं उसका मीनिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आई विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द पर्टिकुलर पॉइंट विच आई नीड टू एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर पाथवे, राइट। तो ये थी तूफान के आने से पहले वाली शांति। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि उस शांति का क्या मतलब है। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।